हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं सीटेट 2023 SST में पूछे गए प्रश्न और इन प्रश्नों का हम पूरा विश्लेषण देखेंगे ताकि यदि इसके आसपास आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उनका सही आंसर दे पाएँ। ठीक है, तो देख लेते हैं। आपका ये शायद 28 दिसंबर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपके आवनूस, महोगनी, रोजवुड ये किस प्रकार के वन हैं। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सारे वनों के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मैंने इसकी क्लासें तो नहीं ली हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितना भी बनेगा सारा कुछ बताने का यहाँ पर प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो आपके जो वृक्ष होते हैं वो जैसे शंकुधारी वन हो गए, ठीक है, पर्णपाती वन हो गए, इसके बाद उष्णकटिबंधीय वन हो गए। तो इनको जब कभी भी क्लास लेंगे तो डीपली बताने का भी प्रयत्न करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि जो आवनूस है, महोगनी है और रोजवुड ये किस प्रकार के वृक्ष हैं। तो ये आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो आवनूस, महोगनी और रोजवुड या फिर जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं तो इनकी जो लकड़ी होती है वो कठोर होती है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो कठोर लकड़ी वाले वृक्ष होते हैं आवनूस, महोगनी और रोजवुड तो ये किस प्रकार के वन कहलाते हैं। तो कौन से वन है? उष्णकटिबंधीय वन है। अब इसके बाद जो कठोर लकड़ियाँ होती हैं उनसे ही आपका फर्नीचर बनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि फर्नीचर किस प्रकार की लकड़ियों से या किस प्रकार की वनों से बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी दे सकते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपने भूमध्य रेखा देखी होगी जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो इसके आसपास का जो एरिया होता है, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है। जैव विविधता क्या कहलाती है? तो जैव विविधता जहाँ पर वर्ष भर आपका सूर्य प्रकाश भी रहे और जहाँ पर आर्द्रता भी बनी रहे, मतलब जहाँ पर तरह तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हों, अब चाहे पेड़ पौधों की हों या जीव जंतुओं की हों या मानव की हों। ठीक है, किसी भी प्रकार की जो भी आपकी प्रजातियां होती हैं सबकी अधिक से अधिक मात्रा में संख्या पाई जाती है, वहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो जहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक होगी वहाँ पर इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। बस आपको सुनना है, आसानी से आपका यदि क्वेश्चन बनता है तो आप आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट पूछा गया आपका वनों से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं हर शिफ्ट में। तो क्वेश्चन था कि किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले, तो आ गया ना, ये कठोर काष्ठ वाले हैं और ये नरम काष्ठ वाले वृक्ष। अब नरम काष्ठ वाले वृक्ष कौन कौन से हैं? तो जैसे चीड़, देवदार आदि, ये कहाँ पर उगते हैं या इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं शंकुधारी वन और इनकी जो लकड़ी होती है वो नरम होती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका सतत विकास का क्या अर्थ है। तो जो सतत विकास है इसका अर्थ होता है कि वर्तमान में जो हमारी वर्तमान जनसंख्या है या जो हमारी पीढ़ी चल रही है तो इसको तो लाभ हो ही साथ जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको भी कोई हानि ना हो बल्कि लाभ हो, मतलब संरक्षित करके चीज़ों को रखना। तो यही होता है हमारा सतत विकास। तो आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे और उनमें से एक इस तरीके का ऑप्शन होगा, तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के बीच में कौन से वन पाए जाते। तो अभी आपको बता दिया कि जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर ही आपके उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है आपका, जैसे यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो बीचों बीच से एक क्या जाती है हमारी भूमध्य रेखा। तो पूछ लेता है ये ध्रुव होते हैं हमारे, नीचे होती है आपकी मकर रेखा 23.5 डिग्री झुकी होती है और ऊपर होती है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, तो पूछता है क्वेश्चन कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जो जैसे कह दिया, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में बढ़ोतरी होगी या कमी होगी। तो कम होगी, क्योंकि जैव विविधता भूमध्य रेखा के आसपास सबसे ज़्यादा होती है और जहाँ जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है वहाँ उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन सबसे अधिक होती हैं। जब जैव विविधता जो होती है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, पूछ लेता है कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जैव विविधता होती है, घटती है, बढ़ती है या एक जैसी रहती है? तो घटती है, क्योंकि ध्रुवों की तरफ बर्फ जमा होती है और जहाँ बर्फ या बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ पर जो वृक्ष होते हैं उनकी बहुत कम प्रजातियाँ पाई जाती हैं और बौने वृक्ष होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ टाइप।
तो याद रखिए, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जैव विविधता घटती है, और जब जैव विविधता घटती है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कम पाए जाएंगे। यहाँ पर शंकुधारी वन, ठीक है, देखने को मिलते हैं। तो याद रखिए। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार के श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि बंधुआ जो मजदूरी है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन, मतलब ऑप्शन दिए होंगे तो आपका जहाँ भी बंधुआ मजदूरी था बिल्कुल करेक्ट था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में से, मतलब यहाँ पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं, हूबहू क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की है? तो वो हैं आपके ईबी रामास्वामी नाइकर। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि भूदान आंदोलन, जिसमें भूमि दान की जाती थी, इसकी शुरुआत किसने की? तो विनोबा भावे ने की थी। ठीक। नेक्स्ट है, भारत में औपनिवेशिक काल में सहायक संधि का प्रारंभ किसने किया? तो जो आपकी सहायक संधि कहें या सहायक गठबंधन कहें, तो इसका प्रारंभ किसने किया था? तो इसका प्रारंभ लॉर्ड वेलेजली ने किया था। सबसे पहले जो है अंग्रेजों ने हमारे भारत में कहाँ पर आक्रमण किया, मतलब कहाँ अपना अधिकार जमा लिया था? बंगाल पर। फिर इसके बाद धीरे धीरे अन्य राज्यों पर आने लगे। तो यहाँ पर इन्होंने सभी राज्यों से, मतलब कुछ राज्य थे जहाँ पर इन्होंने सहायक संधि का प्रस्ताव रखा था। तो इसी तरह से पूछा गया क्वेश्चन है कि जो सहायक संधि है वो किसने प्रारंभ की थी? तो वो आपकी लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो देशांतर रेखाएं हैं, आपकी अक्षांश देशांतर क्या कहलाती हैं? तो जो आड़ी रेखाएं होती हैं वो आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो जब हम देशांतर रेखा की पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर माइनस होता है और इस तरफ प्लस होता है। ठीक है, टाइम जो आपका है। तो यही पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब एक समुदाय को सामाजिक और आर्थिक विकास के किनारे पर रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, मतलब इनको कम महत्व दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हाशियाकरण कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मतलब आपकी जो कथन वाले क्वेश्चन है काफ़ी पूछे जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? नीचे लिखे कथन पढ़कर सही विकल्प आपको चुनना था। अभी कथन दिया गया था आपका कि पृथ्वी के 3/4 मतलब 3/4 भाग सतह जो है वो जल से ढकी है। बिल्कुल सही है, ये तो सभी को पता है, सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है। और इसका कारण दिया गया है कि पृथ्वी की सतह पर साफ पानी से अधिक खारा पानी है। बिल्कुल सभी को पता है कि समुद्र अधिक है, खारा पानी अधिक है पीने के पानी की अपेक्षा। ठीक है, तो ये भी सही है। लेकिन क्या खारे पानी अधिक होने से ही क्या 3/4 भाग ढका हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। खारा पानी नहीं भी होता तब भी 3/4 भाग हम कहते, और अधिक है तब भी 3/4 भाग ढका है। तो हैं तो दोनों सही अपने आप में, लेकिन जो एक ही क्या व्याख्या आर कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जहाँ भी आपका आंसर ऐसा दिया था कि ए और आर हैं तो दोनों सही अपने आप में, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर आपको यह लगाना था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मराठी में लिखे गए भजनों को क्या कहा जाता है? मतलब आपकी जो महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है तो इसमें जो भजन लिखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन दिए थे, भारण कहते हैं या अभंग कहते हैं या क्या कहते हैं? तो इसे अभंग कहा जाता है। ठीक है। अब आप थोड़ा सा सुनिए कि जो अभंग है, मराठी भाषा में लिखे भजन हैं, इसके लिए जो संत तुकाराम थे वो बहुत ही प्रसिद्ध हुए। ठीक। अब आपसे पूछ सकते हैं कि मराठी संत कौन कौन हैं? तो मराठी संत में आपको नाम याद रखना है, ज्ञानेश्वर हैं, संत नामदेव हैं, एकनाथ हैं और संत तुकाराम। ये मराठी भाषा के प्रमुख संत हैं। अब आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र के संत थे वो किस परंपरा को मानते थे? क्या शैव परंपरा को या वैष्णव? तो याद रखिए, जो मराठा थे या महाराष्ट्र के संत जो थे वो वैष्णव परंपरा को मानने वाले थे। ठीक। क्वेश्चन कहीं से भी उठ के बन सकता है। अब आपसे पूछते हैं कि जो मराठी भाषा में मतलब जो संत हुए, क्या इसमें महिलाएं भी हुई हैं? तो हाँ, बिल्कुल इसमें महिलाएं भी हुई हैं, और एक महिला का नाम आपको याद रखना है, शक्कूबाई महिला, जो यहाँ पर महिला संत हुई, और एक कवित्री भी थी जिन्होंने मराठी में बहुत सारे भजन लिखे हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि जो मराठी संत थे या फिर महिला भी संत हुई, तो क्या इसमें जो नीची जाति के लोग हैं इनको भी शामिल किया गया था? तो बिल्कुल, जो अपृश्य समझी जाने वाली जातियां होती हैं इनको भी इसमें शामिल किया गया, और जो अपृश्य जाति थी उसमें चोख मेखला का जो परिवार था वो प्रमुख रहा। ठीक है, ये महार जाति की थी। इसके बाद जो आपके मराठा थे या जो आपके
जो मराठा संत हुए हैं तो यह विष्णु के अवतार को मानते थे। ठीक है, तो विष्णु का कौन सा अवतार मानते थे, तो ये भी आपको याद रखना है। पंढरपुर में विट्ठल भगवान को ये विष्णु के अवतार के रूप में पूजते थे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो विट्ठल भगवान का टेम्पल है वो कहाँ पर है, तो वो आपके महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। इसके बाद जो भगवान विट्ठल थे विष्णु का अवतार थे। ठीक है, तो इनके आसपास की जो भक्ति करते थे उस संप्रदाय को क्या कहते थे, तो वारकरी संप्रदाय से कहा जाता था। तो पूछ सकते हैं कि जो वारकरी संप्रदाय है ये किसको मानती थी, तो विट्ठल भगवान को। या विट्ठल भगवान का जो टेम्पल है वो कहाँ स्थित है, तो पंढरपुर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखनी है। ठीक है, जैसे पूछ लिया कि मराठी में लिखे भजनों को क्या कहते हैं, तो अभंग कहते हैं। पूछ सकते हैं संत तुकाराम किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो मराठी भजनों के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति यदि पूछी गई तो वो गवर्नर करता है, यानी राज्यपाल करता है। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो आपने जो विधान परिषद है हमारी जो आपका संसद है ये पढ़ी होगी कि राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, राष्ट्रपति क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश में झूम खेती को क्या कहा जाता है। तो ये जानने से पहले आपको झूम खेती जाननी चाहिए कि क्या होती है। तो झूम खेती को ही हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसे काटो और जलाओ खेती भी कहा जाता है। तो इसमें एक बार खेती करने के बाद उस जगह को खाली छोड़ दिया जाता है और इसमें जो खरपतवार वगैरह उगाता है तो उसको काटते नहीं है बल्कि जला दिया जाता है और इससे जो राख बनती है वो भूमि को उपजाऊ बनाती है। ठीक है, तो इसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। तो मध्य प्रदेश का पूछा है तो यहाँ पर बेवर कहती हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि उत्तर भारत में इसे क्या कहते हैं, तो उत्तर भारत में इसको झूमिंग कृषि ही कहा जाता है। ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो याद रखिए ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो झूम खेती है वो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर की जाती है, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है। जैसे मिजोरम हो गया आपका, मिजोरम के अलावा आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं है। अब आपके ऑप्शन दिए थे, ए दिया था राज्यसभा, बी दिया था आपका लोकसभा, सी दिया था आपका राष्ट्रपति और डी दिया था विधान परिषद। तो हमें बताना था कौन सम्मिलित नहीं है। तो आपको पता होगा कि जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है वो 3 अंगों से मिलकर बनी है। उसमें आपकी एक राज्यसभा होती है, दूसरी आपकी लोकसभा होती है और तीसरे होते हैं राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ जो विधान परिषद दिया है ये इसका राइट आंसर था। पूछा था कौन सा एक अंग नहीं है, तो राइट आंसर था आपका विधान परिषद। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि काउंसिल ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है। तो याद रखिए राज्यसभा का दूसरा नाम जो स्थायी सदन होता है राज्यसभा, तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूछ लेता है लोकसभा को क्या कहते हैं, तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है वो क्या है, तो भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था आपकी पार्लियामेंट अर्थात संसद को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन इल्तुतमिश किस वंश का शासक था। मतलब आपके डायनेस्टी से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जो इल्तुतमिश हैं वो गुलाम वंश के शासक थे जिसे तुर्की वंश भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था, तो तोमर ने बनाया था। ठीक है, लेकिन तोमर के बाद एक क्वेश्चन बनता है कि जो किसने सबसे पहले दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करी थी, आक्रमण किया था, तो वो खिलजी थे। ठीक है, खिलजी कौन थे, खिलजी। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ ले यदि कि सबसे जो दिल्ली सल्तनत थी वो चरम पर कब हो गई थी, मतलब सबसे बड़ी किसके समय में हुई थी, तो जो तुगलक थे। ठीक है, इनके समय में दिल्ली चरम पर पहुंच गई थी। तो याद रखिए क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस ग्रंथ में अपार, सुंदरार, समंदर और मणिक्वा सागर के गीतों का संकलन किया गया है। तो आपको बता दें कि ये जो नाम दिए गए हैं इनके जो गीत हैं इनका संकलन तो आपको पढ़ा होगा आपने कि एक होते हैं नयनार और एक होते हैं क्या आपकी अलवार। ठीक है, तो जो नयनार हैं नयनार जो संत हैं इनकी 2 बुकें थी। कौन कौन सी, एक थी तेवरम और तिरुवाचकम। तो इसी में इनके गीतों का संकलन किया गया है। तो जहाँ भी ऐसा ऑप्शन था बिल्कुल सही था। अब आपको थोड़ा सा नयनार के बारे में बता दें कि जो नयनार संत थे ये शैव भक्त थे। किसको मानते थे, नयनार शैव को मानते थे। ठीक है, नयनार शैव भक्त हुआ करते थे। ठीक है, अब जो शैव भक्त थे नयनार, इनकी संख्या यदि आपसे पूछ लें तो 63 थी। इनकी बुकें आपको बता दी तेवरम और तिरुवाचकम। और इसमें आते कौन कौन है, तो अपार, सुंदरार, सबंदर और मणिक्वा सागर। इतना आप इनके बारे में याद रखिए। इसके बाद
एक हुए अलवार। कौन हुए? अलवार। अब जो अलवार हैं ये कौन किसके भक्त थे? तो ये वैष्णव भक्त थे, यानी विष्णु भक्त थे। ठीक है, विष्णु भक्त थे। इनकी संख्या पूछ ले यदि आपसे, तो इनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। अब यहाँ पर इनकी बुक यदि पूछता है कि इनके जो अलवार संत हैं इनके गीतों का संकलन किस बुक में किया गया है या किस इनके ग्रंथ में किया गया है, तो इनके अलवार के ग्रंथ का नाम है दिव्य प्रबंधन। क्या है? दिव्य प्रबंधम। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद आपकी बता दें कि जो लैंगिक रूढ़िवादिता है उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको एक क्वेश्चन बताने का प्रयत्न करते हैं। जैसे पूछ लिया था कि आप एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा में जेंडर आधारित रूढ़िबद्ध जो धारणाएं फैली हुई हैं उसको समाप्त करने के लिए क्या करेंगे। तो आपको बेस्ट ऑप्शन वहाँ चुनना था। तो आप लगा सकते थे इसका आंसर कि कक्षा में जो जेंडर तटस्थ गतिविधियां हैं, मतलब सभी को सभी गतिविधियों में शामिल करना है, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जो सामाजिक विज्ञान है इसमें बच्चों को प्रमुख रूप से तैयार कैसे कर सकते हैं। तो राइट आंसर था उसका कि हम स्वतंत्र रूप से बच्चों को सोचने की क्षमता विकसित करेंगे। बच्चे में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। बच्चे स्वतंत्र रूप से जो सोच रहे हैं उनको अधिक से अधिक जागरूक बनाएंगे, उनको सक्रिय रखेंगे। ठीक है, ना कि निष्क्रिय। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। यदि सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।